हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखे थे जो कि जिनके अंदर एक सिंगल रेडी क्यू हुआ करती थी। लेकिन अब इसके अंदर क्या रहेगा, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर एक डिफरेंट एल्गोरिदम्स यहाँ पे काम करेंगे, डिफरेंट क्यूज़ यहाँ पे वर्क करेंगी, जिनका एक अलग अलग अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा। जैसे सिस्टम प्रोसेसेस हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, बैच ऑफ प्रोसेसेस हैं, एंड यूज़र प्रोसेसेस हैं। इनका क्या होगा, ये अगर अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, अलग अलग क्यू के अंदर एक अलग टाइप ऑफ प्रोसेस दे दिया गया है और उसके लिए अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। जैसे हम सिंगल एल्गोरिदम लगाते थे, काम करते थे क्यू के अंदर, वैसे ही ये लोग वर्क करेंगे। इनके लिए अपना अपना है, जैसे हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्यू वर्क कर रहे हैं, तो उन क्यूज़ के लिए भी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे हम देखेंगे, प्रायोरिटी के बेस पे, कि सिस्टम प्रोसेसेस की क्या प्रायोरिटी है, इंटरेक्टिव प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है। अगर इन दोनों में एक एक प्रोसेस आ गया तो हम सबसे पहले किसे रन कराएंगे, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। सारा खेल प्रायोरिटी का है, ठीक है। तो हम इसको चुनेंगे उस समय पे। और हाँ, एक और चीज़ कि जो मैंने यहाँ पे चुने हैं ये आर इसके लिए राउंड रॉबिन, तो ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है। हमारे जो सिस्टम, हमारे अगर हम प्रैक्टिकली बात करूँ मैं, जो हमारे काम कर रही होती हैं चीज़ें, विंडोज़ 7 ये सब चीज़ें, उसमें कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम काम करती है, तो वो हमेशा चेंज भी हो सकती है। हमेशा एक पर्टिकुलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पर, और कौन सा एल्गोरिदम वहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, तो उसके हिसाब से चूज़ करते हैं। मतलब अपडेट में चेंज भी हो सकती है वो सारी चीज़ें। अगर कुछ चेंजेस आए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल शेड्यूलिंग ऐसे काम करेगी, अलग अलग इनके क्यू होंगे और क्यू की शेड्यूलिंग भी अपनी अलग अलग होगी। दो तरह से शेड्यूलिंग होगी, एक इनके इनर अंदर की, और एक इन क्यू की शेड्यूलिंग। सबसे पहले किसको चुनेंगे वो, यहाँ पर प्रायोरिटी की जगह हम राउंड रॉबिन भी दे सकते हैं, ठीक है। चेंज हो सकती हैं चीज़ें। तो देखते हैं एक बार इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह किस तरह से सॉल्व होंगे, ये चीज़ें काम कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल से क्या होगा कि हमें रियली काम इसका पता लग जाएगा यहाँ पर, कि किस हिसाब से ये काम कर रहा है। अभी हमने है समझ लिया, लेकिन न्यूमेरिकल से पता लगेगा काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस नंबर दे रखे हैं, क्यू नंबर दे रखे हैं। ये हमारे Q1 है, ये Q2, Q3 एंड देन Q4। और यही है सिस्टम प्रोसेस यहाँ पर रहेंगे, इंटरेक्टिव प्रोसेस यहाँ रहेंगे, बैच प्रोसेस एंड यूज़र। इंटरेक्टिव प्रोसेस और बैच वो एंड यूज़र प्रोसेस में पता क्या डिफरेंस है, दोनों ही यूज़र वर्क कराता है, लेकिन ये होता है कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कराता है सिस्टम के साथ। यहाँ पर यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाता है सिस्टम के साथ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इंटरेक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, हम एक गेम खेल रहे हैं, हमने माउस को इधर उधर घुमाया थोड़ा सा, तो गेम के अंदर क्या होता है, ये जो पर्सन का एंगल है वो भी यहाँ से वहाँ घूम जाता है। यानी कि तुरंत ही वहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, तुरंत ही प्रोसेसर वहाँ पर काम करता है कि इस चीज़ को यहाँ से वहाँ करनी है। ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कराते हैं। लेकिन ये एंड यूज़र प्रोसेस है। मान लो हम वो MS वर्ड चला रहे हैं, उसके अंदर हम चीज़ें टाइप करते हैं, तो टाइप करने के तुरंत ही वो चीज़ें प्रोसेसर के अंदर नहीं जाती, वो चीज़ें वो बाहर ही रहती हैं उस टाइम पे। उस टाइम खाली वो मेमोरी के ऊपर लोड हुई होती हैं, बाद में प्रोसेस के ऊपर जाएगी, हम सेव कराएंगे या कुछ भी एक्शन उससे परफॉर्म कराएंगे। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करा रहे हैं सिस्टम के साथ, एक प्रोसेसर डायरेक्ट वहाँ पर एलोकेट नहीं हो रहा है तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एलोकेशन की ज़रूरत नहीं होती है तुरंत के तुरंत, तो इनको सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें, कि सबसे पहले हमारा प्रोसेस कौन सा वर्क करेगा। सबसे पहले यार जो प्रोसेस 1 है ना, उसे रन करा दो। अब हम देखते हैं प्रोसेस 1 कहाँ पर जाएगा, इसका अराइवल टाइम क्या है 0, तो 0 पे ही स्टार्ट होगा ये, ठीक है। 0 पे ही यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस 1। और कहाँ पर हमें इसे कौन सी क्यू में भेजना है, जो क्यू का नाम लिखा है Q1, तो इस क्यू में भेजते हैं हम प्रोसेस 1, क्योंकि ये यहाँ पर आके तुरंत ही यहाँ पर आ गया, इसका अराइवल टाइम तुरंत ही आ गया, ठीक है। पहले तो बिना सोचे समझे हमें ये वाला पहला एल्गोरिदम यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे समझाने के लिए ना मैंने थोड़ा सा खुला ले लिया, एक एक सिंगल टाइम यहाँ पे मैंने दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सिंगल टाइम यहाँ पे दिखाया। थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है, ये देखते हैं जिस हिसाब से बनेगा हमारा। फिर दूसरे टाइम पे क्या होगा, एक 1 यूनिट ऑफ टाइम पे यहाँ पर एक प्रोसेस अराइव हुआ, प्रोसेस 2, जो कि Q3 के अंदर जाएगा। प्रोसेस 2 है हमारा, Q3 के अंदर जाएगा, ठीक है। इसका हम बर्स्ट टाइम भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इसका 4 बर्स्ट टाइम था, और प्रोसेस 2 का 1 2 3 बर्स्ट टाइम है। लेकिन अब हम इन दोनों में से कौन सा क्यू चुनेंगे, यानी कौन सा प्रोसेस हम चुनेंगे इस टाइम पे रन कराने के लिए, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बार तो रन हो चुका था यहाँ पर, दूसरी बार भी इसे रन करा देते हैं, ठीक है। इस तरह लकीरों में थोड़ा सा आसान पड़ता है बनाने में। फिर यहाँ पर 2 टाइम आता है, 2 यूनिट ऑफ टाइम।
2 मिली सेकेंड पे। अब यहाँ पर भी एक प्रोसेस 3 अराइव हुआ है और एक प्रोसेस 4 अराइव हुआ है। प्रोसेस 3 कहाँ पर आया, Q1 के अंदर, जिसका बर्स्ट टाइम कितना है 2। और प्रोसेस 4 कहाँ गया, प्रोसेस 4 हमारा है Q2 के अंदर, जिसका बर्स्ट टाइम 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइम पे अराइव हो चुके हैं। अब यहाँ पर रन कराने के लिए मैं कौन सा प्रोसेस चॉइस करूँ, इनमें से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इस वाले क्यू की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हमें पहले इस वाले क्यू के अंदर चॉइस करना पड़ेगा। और इस वाले क्यू के अंदर भी हमारे पास 2 प्रोसेस पड़े हैं, इन दोनों में से कौन सा रन कराऊँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हम यहाँ पे राउंड रॉबिन लगा सकते हैं, जो कि सिस्टम प्रोसेस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, सबसे अच्छा काम करता है सिस्टम प्रोसेस के लिए राउंड रॉबिन। तो यहाँ पर हम उसे लगाएंगे। राउंड रॉबिन में हम क्या करते थे, जैसे हमारे प्रोसेस आए हैं ना, धीरे धीरे उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे। टाइम क्वांटम डिसाइड करते हैं कि उसको टाइम हम देते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैं टाइम क्वांटम 2 मिली सेकेंड का ले लेता हूँ। सबसे पहले इसको रन कराऊंगा मैं एक ही बार में, तो 2 मिली सेकेंड में भी ये रन करेगा और एक और बार रन करेगा, हमारा 2 बार यहाँ पर रन कर गया। साथ साथ ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट अब हमारा हो चुका है। उसके बाद मैं इसको लूँगा और 2 मिली सेकेंड रन कराऊंगा। अगर ये 3 होते ना फिर भी मैं 2 ही करा था, क्योंकि मैंने टाइम क्वांटम इसका 2 मिली सेकेंड का लिया है। अब ये कंप्लीट हो गए प्रोसेस हमारे, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 5 के ऊपर आ चुका है ना हमारा, और यहाँ पर प्रोसेस 5 भी हमारा अराइव हो चुका है, क्योंकि ये 3 पे यहाँ अराइव हुआ था। तो इसी टाइम पे अराइव हुआ था प्रोसेस 5 हमारा, कौन सी क्यू के अंदर, 4 के अंदर। ठीक है, इसका बस टाइम कितना है 2, यहाँ पर ये भी अराइव हुआ था। अब हमारे पास यार सारे के सारे प्रोसेस अराइव तो हो चुके हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने बस टाइम भी यहाँ पर लिख लिया है, ऐसे ही हम टिक कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ से देखते हैं हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है इस समय, ये दोनों तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ पर टाइम एलोकेट करा देंगे, CPU एलोकेट करा देंगे। देन इसको कट कर देता हूँ मैं, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। फिर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी आती है, काफ़ी ईजी यार, ईजी लग रहा है। तो प्रोसेस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी आती है, प्रोसेस 2 की यहाँ पे, क्योंकि Q3 के अंदर है, ये बैच प्रोसेस है, हमारे सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको मैं रन करा दूंगा 3 टाइम्स, प्रोसेस 2 एंड देन प्रोसेस 2, कंप्लीट हो गया ये भी। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस 4। लेकिन देखना, अगर यहाँ बीच में कोई सिस्टम प्रोसेस यहाँ अराइव हो जाता है ना इधर, तो मुझे इस प्रोसेस को छोड़ के वहाँ जाना पड़ता। चाहे यहाँ पर ये आधा ही रन हुआ है ये चीज़ें, लेकिन उस टाइम पे मुझे छोड़ के इसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो मुझे उस टाइम पे उसे रन कराना पड़ेगा, इसे छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे वहाँ पे। उसके बाद आते हैं प्रोसेस 5 के ऊपर। प्रोसेस 2 हमारे कितनी बार रन हो चुका है, 3 टाइम्स। उसके बाद आता है प्रोसेस 5 के ऊपर। प्रोसेस 5 है हमारा 3 इसका अराइवल टाइम था, सॉरी 2 लिख दे यहाँ पर, 3 था। 2 टाइम्स इसको और रन कराएंगे, थोड़ा गैंट चार्ट अपना बढ़ा लेते हैं, 11 और ये यहाँ से DQ कर दिया। अब यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा इसके अंदर कि आपको कंप्लीशन टाइम, एवरेज टाइम जो भी हमारा रहता है, इन सब का मतलब एवरेज आपको निकाल के देना है। टोटल टर्न अराउंड टाइम है उसका तो नहीं, कंप्लीशन टाइम वगैरह आप निकाल के देख लेना, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए कमेंट्स के अंदर उसका एवरेज टाइम चाहिए, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। इसको फटाफट से ना कमेंट के अंदर डाल देना। तो ये तो हमारा था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, काफ़ी आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है यार यहाँ पर, लेकिन इसको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी ये चीज़ें, जिस तरह मैंने कराई हैं, काफ़ी आसान लेके मैंने बताया इसे। इसी तरह से आपको बनानी है चीज़ें, रेडी क्यों बनाना है और इस तरह से कट करना है, तो एकदम अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। जब एक बार ये चीज़ बन जाती है ना, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाती है चीज़ें, आपको सिखा रखी है, आप एक्सपर्ट हो चुके हो उसके अंदर। ठीक, तो अगर मैं इसके उसके एडवांटेज के बारे में बात करूँ, एडवांटेज क्या है इसका, तो यहाँ पर एडवांटेज एक ये रहेगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वे मिल चुका है प्रोसेसेस को। हमारे जो सिस्टम प्रोसेस हैं वो अलग रहेंगे, इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं वो अलग रहेंगे, कोई यहाँ खिचड़ी नहीं पक रही है। ठीक है, उस हिसाब से है। ये बैच प्रोसेस जैसे हमारा है, तो बैकग्राउंड प्रोसेस हमारे होते हैं, ठीक है, उनके लिए बढ़िया रहता है। FCFS यहाँ पे लगते हैं इन दोनों चीज़ों पे, एंड यूज़र प्रोसेस पे भी FCFS लगा देंगे, इनकी प्रायोरिटी काफ़ी लो है। ठीक है, तो इनके ऊपर ना अलग अलग इनको बना दिया गया, एक स्ट्रक्चर वे मिल चुका है, एक बीच में खिचड़ी नहीं पक रखी कि इधर से ये रन हो रहा है, उधर से वही, दूसरी तरह से वही चीज़ें आ रही हैं अलग अलग से, और सबके ऊपर एक CPU काम कर रहा है आराम से। इसका एक स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इस वजह से हमें यहाँ पर दो तरह से समय शेड्यूलिंग करनी पड़ रही है।
एक तो इन प्रोसेस के अंदर शेड्यूलिंग करना, ठीक है, वो तो अलग बात है कि 4-4 हैं या फिर मल्टीपल और भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। एक तो इनके अंदर करनी पड़ रही है मुझे, और एक क्यू की शेड्यूलिंग भी करनी पड़ रही है साथ के साथ। यानी कि जो हम प्रोग्राम के बारे में बात करें तो हमें एक आई और जे इकट्ठे चलाना पड़ेगा इनको करने के लिए, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग ढंग से करी हुई है आपने तो इसे समझ आएगी वहाँ पर, ठीक है। और इसका एक और डिसएडवांटेज आ जाता है कि अगर मेरा प्रोसेस यहाँ पर है प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पर हमारे प्रोसेस बार बार अराइव हो ही जा रहे हैं, मैं इस प्रोसेस को रन करा रहा हूँ, एक प्रोसेस यहाँ पर रन हुआ, एक बार रन हो चुका, फिर यहाँ पर एक प्रोसेस अराइव हो चुका, तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा उसे वहाँ पर। उसी टाइम पे ऊपर भी आ गया तो वहाँ पर मैं जाऊँगा। मतलब यहाँ पर अगर बार बार हमारे प्रोसेस आते रहेंगे ना, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये तो बेचारा रह जाएगा यार, ये रन ही नहीं करेगा यहाँ पर, ये स्टारविंग के अंदर चला जाएगा। तो स्टारवेशन इसकी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एजिंग के अंदर हमने सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसके अंदर एजिंग अप्लाई नहीं होती है। एजिंग अप्लाई होगी हमारे नेक्स्ट वाले एल्गोरिदम के अंदर, जो कि रहेगा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करता है वो वाला, ये भी अच्छा वर्क करता है। अब एक आपको सबसे बढ़िया फैक्ट बताऊं, जो हमारे विंडोज 7 है उसके अंदर राउंड रॉबिन काम करता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मल्टी लेवल नहीं काम करता कि इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, या फिर मल्टी लेवल क्यू फीडबैक नहीं काम करता, वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर काम करता है राउंड रॉबिन। अब ये तो यार प्रोग्रामर्स की सोच है, उन्होंने किस हिसाब से इसको चॉइस किया है या वैसे किया, ठीक। तो हमारे एंड्रॉयड के अंदर भी एक अलग सा आता है, इनमें से नहीं है वो चीज़ें, इनमें से वो कोई एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है एंड्रॉयड के अंदर, वहाँ पर कुछ अलग चीज़ है, कोई नया एल्गोरिदम, कुछ एडवांस एल्गोरिदम काम कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। इन सब में से नहीं काम कर रहा जो हमने पढ़े हैं, और ना ही इसके अंदर हम पढ़ेंगे, वो एडवांस एल्गोरिदम है। हमारे एल्गोरिदम बहुत सारे होते हैं यार, तो उम्मीद है मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली होगी इसके अंदर, थोड़ा अच्छा लगा होगा, काफ़ी आसान लगा होगा आपको, ठीक है। कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए, यहाँ पर मुझे आंसर दे देना इसका, ताकि मैं भी चेक कर लूँ और आपको समझ आया कि नहीं, जो मैं 4 वीडियो इतनी टाइम से बना रहा हूँ समझ आई है कि नहीं, ठीक है यार। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो थैंक यू।